हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और एयर इंडिया एक्सप्रेस वंदे भारत मिशन के तहत वायरस के कारण दुबई में फंसे पैसेंजर्स को इंडिया में वापस लाया जा रहा था। तूफानों को चीरते हुए ये प्लेन कोझीकोड पहुंच गया, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी कि पायलट ठीक से रनवे भी नहीं देख पा रहे थे। आखिर लैंडिंग करे तो कैसे करे। बैक टू बैक 2 बार प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया गया, लेकिन वो असफल रहे। प्लेन सही सलामत रुक नहीं पाया और सीधे रनवे के बाहर एक खाई में जा गिरा। आखिर गलती कहाँ हुई थी, क्यों ये प्लेन रुक नहीं पाया, जानेंगे पूरी कहानी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 के इस आखिरी एपिसोड में। 7 अगस्त 2020 एयर इंडिया फ्लाइट 1344 184 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरा। इस प्लेन को समुद्र से होते हुए इंडिया के कोझीकोड में स्थित कैलिकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। DGCA के अनुसार ये एयरपोर्ट इंडिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कैप्टन ही प्लेन को लैंड करा सकते हैं, न कि फर्स्ट ऑफिसर। लेकिन एयर इंडिया एक्सप्रेस को इस बात का टेंशन नहीं था, क्योंकि इस प्लेन को कैप्टन दीपक साथे उड़ा रहे थे। इस एयरपोर्ट पर वो 27 बार प्लेन को लैंड करा चुके थे। उनके पास 10,000 फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस भी था। दुबई से उड़ान भरने के बाद धीरे धीरे मौसम में बदलाव होने लगा। तेज बारिश होने लगी। समुद्र से होते हुए बादलों को चीरते हुए फ्लाइट 1344 इंडियन एयर स्पेस में पहुंच गया। शाम के करीब 7 बजे फ्लाइट 1344 लैंडिंग की तैयारी करने लगा। ATC ने रनवे 28 पर लैंडिंग करने की इजाजत भी दे दिया, लेकिन बारिश के कारण पायलट्स लगभग 1.5-2 किलोमीटर से ज्यादा देख नहीं पा रहे थे। हवा का बहाव भी काफी तेज था। प्लेन धीरे धीरे रनवे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कम विजिबिलिटी के कारण रनवे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जल्द ही उन्हें ये एहसास होने लगा कि हम रनवे 28 पर लैंड नहीं कर पाएंगे। फाइनली लैंडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया। पायलट ने कहा कि हम गो अराउंड करेंगे और रनवे के दूसरे साइड से लैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाते हुए रनवे 28 के अपोजिट 10 में लैंड करने के लिए निकल पड़े। तेज हवाओं के कारण, कम विजिबिलिटी के कारण प्लेन को मोड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। एयरपोर्ट का एक गोल चक्कर लगाते हुए प्लेन एक बार फिर से रनवे से अलाइन हो गया। धीरे धीरे प्लेन रनवे की तरफ बढ़ने लगा। तभी कॉकपिट में एक अलार्म सुनाई दिया। ये अलार्म था ग्लाइड स्लोप का। दरअसल प्लेन ग्लाइड स्लोप के ऊपर फ्लाई कर रहा था। हर प्लेन को 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल के बीच ही लैंड करना पड़ता है। अगर प्लेन 3.5 डिग्री से ऊपर चला जाए तो वो रनवे के आगे जाकर लैंड करेगा। एयर इंडिया फ्लाइट 1344 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रनवे का थ्रेशोल्ड लाइन, जहां पर प्लेन को लैंड करना होता है, एयर इंडिया फ्लाइट 1344 ने उसे भी क्रॉस कर दिया और करीब रनवे के बीचों बीच जाके टच डाउन किया। बारिश के कारण रनवे में फिसलन बढ़ चुकी थी। इससे पहले कि प्लेन रुक पाता, रनवे ही खत्म हो गया। रनवे के नीचे एक खाई थी। प्लेन सीधे उसी खाई में जा गिरा। प्लेन लगभग 4 टुकड़ों में बट गया। प्लेन में भरा फ्यूल घटनास्थल पर फैल चुका था। आग की एक चिंगारी भी सभी पैसेंजर्स के लिए चिता बन सकती थी, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। शायद तेज बारिश ने आग लगने का मौका ही नहीं दिया। रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर तुरंत ही पहुंच गए। आसपास के निवासी भी घायलों को निकालने में लग गए। चारों तरफ मानो चीखने चिल्लाने की आवाजें ही गूंज रही थी। प्लेन के दोनों पायलट और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके अलावा 19 पैसेंजर्स की भी जान चली गई। सिर्फ 169 पैसेंजर्स को ही जिंदा बचाया जा सका। यह हादसा अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया। आखिर गलती कहाँ हुई? घटना के अगले ही दिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया। इस केस की गुत्थी सुलझाने में करीब 1 साल से भी अधिक समय लग गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर ने काफी कुछ खुलासा किया। इस प्लेन के साथ प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब ये लैंडिंग करने के लिए तैयार हो गया। विंड स्क्रीन का एक वाइपर अटक गया, पर इस हादसे के पीछे इस वाइपर का कोई भी लेना देना नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को सुनने के बाद ये पता चला कि रनवे पर टचडाउन करने से पहले ही
फर्स्ट ऑफिसर को ये अंदाजा हो गया था कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इसीलिए उन्होंने कैप्टन को गो अराउंड के लिए कहा, लेकिन कैप्टन ने इसका कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। फाइनली प्लेन 4300 फीट पर टचडाउन किया और रनवे की लंबाई सिर्फ 8858 फीट थी, यानी कि प्लेन लगभग रनवे के बीचों बीच लैंड किया। ऊपर से तेज बारिश भी हो रही थी, रनवे में फिसलन बढ़ चुकी थी, इसीलिए प्लेन का ब्रेकिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। कैप्टन ने तुरंत ही ऑटोमेटिक ब्रेक को हटाकर मैनुअली ब्रेक को मैक्सिमम कर दिया ताकि प्लेन जल्दी से जल्दी रुक सके। टचडाउन के कुछ ही सेकंड्स बाद रिवर्स थ्रस्ट को भी ऑन कर दिया गया। ये रिवर्स थ्रस्ट बेसिकली प्लेन के प्रेशराइज्ड एयर को आगे की ओर मोड़ देता है ताकि प्लेन को रुकने में आसानी हो। लेकिन इससे पहले कि रिवर्स थ्रस्ट अपना काम कर पाता, तुरंत ही इसे भी बंद कर दिया गया। ओह शिट, ये कहते हुए फिर से रिवर्स थ्रस्ट को ऑन कर दिया गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। शायद उन्हें पहले ही अंदाजा लग चुका था कि प्लेन अब रुक नहीं पाएगा, इसलिए शायद उन्होंने रिवर्स थ्रस्ट को बंद कर दिया और इंजन के पावर को बढ़ा दिया ताकि एक बार फिर से प्लेन किसी तरह से टेक ऑफ कर जाए। अब प्लेन बीच में ही अटक चुका था, यानी कि प्लेन का स्पीड उतना अधिक नहीं था कि वो टेक ऑफ कर सके और उतना भी स्लो नहीं था कि वो रुक सके। रनवे का साइज लिमिटेड होने के कारण ना तो ये प्लेन रुक सकता था और ना ही टेक ऑफ कर सकता था। एयर इंडिया की किस्मत अब लिखी जा चुकी थी, पर आखिर गलती कहाँ हुई? DGCA के रिपोर्ट के अनुसार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस हादसे को बढ़ावा देते हैं। जब प्लेन एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हुआ तभी उन्हें ये अंदाजा लग चुका था कि मौसम बहुत ही खराब है। इसके बावजूद भी उन्होंने प्लेन को लैंड कराने की कोशिश किया, जिसमें वो नाकाम भी रहे। यहाँ पर उन्हें किसी और एयरपोर्ट में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका एक कारण ये भी बताया जाता है कि इस प्लेन को अगली सुबह फिर से टेक ऑफ करना था। अगर वो किसी और एयरपोर्ट में चले जाते तो अगली सुबह की फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती थी। और इस एयरबेस में कैप्टन दीपक एकमात्र अकेले कैप्टन थे। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि इस एयरपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही टेक ऑफ और लैंडिंग करा सकते हैं, यानी कि कैप्टन दीपक अगर प्लेन को लेके दूसरे एयरपोर्ट में चले जाते तो उनके बाद और कोई कैप्टन था ही नहीं उस प्लेन को उड़ाने के लिए। कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रेशर रहा होगा कि किसी तरह से प्लेन को इसी एयरपोर्ट में लैंड कराना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर पायलट एक बार में प्लेन को लैंड नहीं करा पाते हैं तो वो दूसरी बार ट्राई करते हैं। अगर दूसरी बार भी लैंडिंग में प्रॉब्लम आती है तो रूल के अनुसार प्लेन को किसी दूसरे एयरपोर्ट में लैंड करा देना चाहिए। अगला फैक्टर ये भी था कि अगर प्लेन को लैंडिंग करने में प्रॉब्लम थी तो वापस से टेक ऑफ कर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया और जब किया गया तब काफी देर हो चुकी थी। नेक्स्ट फैक्टर ये भी है कि फर्स्ट ऑफिसर ने कमांड अपने हाथों में नहीं लिया। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो ये कि अगर ATC को ये पता था कि तेज बारिश हो रही है, रनवे में फिसलन बढ़ चुकी है, प्लेन स्किड भी कर सकता है, ये सब कुछ जानते हुए भी प्लेन को रनवे 28 पर लैंड करने की इजाजत दे दी गई। इवन रनवे 28 पर लैंडिंग करने में नाकाम होने के बावजूद भी ATC ने रनवे 10 पर भी लैंड करने की इजाजत दे दिया। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन एंटी डायबिटीज मेडिसिन ले रहे थे बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के, जिससे डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। हालांकि ये कितना बड़ा फैक्टर है इस हादसे के पीछे ये मुझे नहीं पता, पर ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। हादसे के समय TMO यानी कि द टावर मेट ऑफिसर ATC टावर में मौजूद नहीं थे। उनका काम था कि खराब मौसम में हो रहे बदलावों के बारे में अपडेटेड रखना। ऐसे एयरपोर्ट्स जहां पर रनवे लिमिटेड हो और आगे एक बड़ी सी खाई हो, वैसे जगहों पर EMAS बना होना चाहिए ताकि अगर प्लेन रनवे से बाहर चला जाए तो इस EMAS में प्लेन का टायर धंस जाए और प्लेन का स्पीड धीमा होकर रुक जाए। लेकिन एयरपोर्ट में इसकी भी कमी थी। दोस्तों, हर न्यूज चैनल्स में यही बताया जा रहा है कि पायलट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। भाई, अब वो इंसान हमारे बीच में नहीं है। DGCA ने 281 पेज का रिपोर्ट जारी किया है। ये तो बड़े ही आराम से न्यूज में बता दिया जाता है, लेकिन उसे पढ़ के उसके अंदर की सच्चाई को लोगों के सामने रखने की हिम्मत होनी चाहिए, न कि आंखें बंद करके उस इंसान पर ब्लेम लगा देना जो आज इस दुनिया में नहीं है। मैं मानता हूँ कि पायलट से भी गलती हुई थी, पर उस गलती के बाद शायद उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था।
लेकिन ऑप्शन था एटीसी के पास। वो डायरेक्ट मना कर सकते थे कि यहाँ पर लैंड मत कीजिए। अगर एटीसी मना कर देते कि यहाँ पर तेज बारिश हो रही है, यहाँ पर लैंड करना सुरक्षित नहीं है, तो ये हादसा टल सकता था। महामारी से बचने के लिए जीने की नई उम्मीद लिए वो 21 भारतीय जो वापस अपने देश आ रहे थे, वो आज जिंदा होते। इस हादसे के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।